Hello everyone, welcome back to Savanx Education YouTube channel. Myself आशना बानो. Dear aspirants, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉरफीचर ऑफ शेयर इन केस ऑफ प्रीमियम। पिछली वीडियो में हमने फॉरफीचर का कॉन्सेप्ट देखा था, री इशूड किस तरीके से किया जाता है, कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट में इसके रिगार्डिंग क्या ट्रीटमेंट किए जाते हैं, री इशूड का क्या प्रोसीजर होता है, कैपिटल रिजर्व अमाउंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका क्या फॉर्मूला है, इन सभी कॉन्सेप्ट को हमने डिस्कस किया था पिछली वीडियो में। पार वैल्यू पर फॉरफीचर ऑफ शेयर, डिस्काउंट वैल्यू पर री इशूड ऑफ फॉरफीचर शेयर, इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी डिस्कस किया था। आपके अपकमिंग CUET BCom एंड MCom एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये चैप्टर। इनसे आपके क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं इस चैप्टर से। इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और इसका थ्योरी पार्ट से भी क्वेश्चन आते हैं। सो ये चैप्टर आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप सबको इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से समझना है, इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है एकदम। आज हम देखेंगे फॉरफीचर ऑफ शेयर प्रीमियम के केस में। जब शेयर को प्रीमियम पर इशू किया जाता है, मीन्स कि अंशों का निर्गमन अधिनियम पर होता है। जितनी फेस वैल्यू होती है, फेस वैल्यू से अधिक वैल्यू पर जितने भी शेयर को इशू किया जाता है उसे आपका प्रीमियम अमाउंट बोला जाता है। सो यदि शेयर जो हैं आपके प्रीमियम पर इशू रहे हों और उस केस में फॉरफिटेड होता है, तो इस केस में कंपनी क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेगी, री इशूड कैसे होगा, कैपिटल रिजर्व अकाउंट को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ये कब ओपन होता है और इस केस में सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट होगा या फिर क्रेडिट होगा, इसको हम लोग आगे देखेंगे। सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा हमारे साथ। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और CUET BCom एंड MCom एंट्रेंस प्रिपरेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम डेली मॉक टेस्ट करवा रहे हैं। मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है और सभी चैप्टर से क्वेश्चन बनेंगे आपके। सो इसकी प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है। इसका टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप यहाँ से डायरेक्ट विज़िट कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को। साइबैंक्स एजुकेशन नाम से ही है। सो चलिए अब इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि फॉरफीचर ऑफ शेयर इन केस ऑफ प्रीमियम, इसमें क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होते हैं और कैपिटल रिजर्व अकाउंट को कैसे कैलकुलेट करना है। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट का भी कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्या है, इसका सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा। जब शेयर को प्रीमियम पर इशूड किया जाता है, फेस वैल्यू से अधिक वैल्यू पर जो भी शेयर इशू होते हैं उसे प्रीमियम पर इशू माना जाता है। और ये जो प्रीमियम का अमाउंट है ये कंपनी के लिए क्या होता है, कैपिटल प्रॉफिट होता है। कंपनी के लिए कैपिटल प्रॉफिट होता है और इस अकाउंट को कंपनी मेंटेन करती है क्योंकि जो शेयर इशू किए गए हैं वो प्रीमियम पर किए गए हैं। और सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट ओपन करने का यही पर्पज़ होता है, जो शेयर से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं कैपिटल नेचर के, जैसे आपका कमीशन हो गया शेयर पर, या फिर शेयर को डिस्काउंट पर इशू किया जा रहा है, सो उसका जो भी लॉसेस होता है ये सभी सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट से मेंटेन करती है कंपनी। और प्रीमियम के केस में ही सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट ओपन होती है बुक्स ऑफ अकाउंट में, कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट में। सो जब प्रीमियम पर इशू हुए शेयर का फॉरफीचर होता है तो ऐसे केस में 2 केसेस हो सकते हैं। पहला ये है कि जब कंपनी को प्रीमियम का अमाउंट मिल चुका हो फॉरफिटेड शेयर पर, और दूसरा केस ये बनता है कि जब कंपनी को प्रीमियम का अमाउंट ना मिला हो, ये दूसरा केस हो जाता है। इसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले हम लोग इस पहला केस देख लेते हैं कि जब प्रीमियम का अमाउंट मिला रहता है, सो उस केस में सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट को डेबिट नहीं करेगी कंपनी, ना ही क्रेडिट करेगी और ना ही ट्रांसफ़र करेगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जितने भी प्रीमियम कंपनी को मिल चुके रहते हैं उसको कंपनी रिफ़ंड नहीं कर सकती है और ना ही कैंसिल कर सकती है। सो ये जब फॉरफिटेड शेयर हो जाता है तो प्रीमियम का जो अमाउंट कंपनी के लिए क्या होता है, कैपिटल प्रॉफिट होता है। जितने भी कैपिटल लॉसेस हैं उसको मीट आउट कर सकती है। और इसका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है जब शेयर फॉरफीचर होगा प्रीमियम के केस में,
सो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है यदि प्रीमियम मिल चुका रहता है। प्रीमियम का यही कॉन्सेप्ट है कि प्रीमियम जो एप्लीकेबल होता है या तो वो एप्लीकेशन मनी पर हो सकता है या फिर अलॉटमेंट मनी पर हो सकता है। कॉल पर भी कंपनी कॉल्ड अप कर सकती है प्रीमियम के अमाउंट को। जैसे किसी शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन मनी दे दिया, अलॉटमेंट मनी दे दिया और एप्लीकेशन मनी पर ही आपका प्रीमियम का अमाउंट क्या था, पेबल था। सो इस केस में कंपनी को मिल गया एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, उसने कॉल को पे नहीं किया। सो यहाँ पर कंपनी को मिल चुका है। तो जो आपने पहले वीडियो में केस देखा था पार वैल्यू पर, जो पार वैल्यू पर कंपनी शेयर का फॉरफीचर करती है फिर उसको रीइशू करती है, या फिर आप डिस्काउंट का ही केस देख लीजिए, डिस्काउंट या पार वैल्यू पर दोनों ही वैल्यू पर यदि कंपनी शेयर का फॉरफीचर करती है एंड उसको लेटर ऑन रीइशूड करती है, सो यदि वो प्रीमियम पर ही क्यों ना इशू रहे हों, इसके लिए कोई भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा। जैसे सिंपल आप करते हैं पार वैल्यू के केस में, डिस्काउंट वैल्यू के केस में, वैसे ही प्रीमियम के केस में भी होगा। यदि प्रीमियम मिल चुके रहे हों सो उस केस में जो प्रीमियम का अमाउंट होता है उसके यूजेस जो हैं वो सिर्फ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए ही कंपनी यूज़ कर सकती है अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 52 के अकॉर्डिंग प्रीमियम का अमाउंट एक बार मिल चुका रहता है, सो उसे कंपनी सिर्फ स्पेशल पर्पस के लिए ही यूज़ कर सकती है। जैसे आपका जितने भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर होते हैं उनको मीटअप करने के लिए, उनको राइटिंग ऑफ करने के लिए, या जितना भी कमीशन जो है पे करना पड़ रहा है इशू ऑफ शेयर के केस में उसको मीट आउट करने के लिए, या फिर कंपनी जो बोनस शेयर इशू करती है बोनस शेयर के केस में भी सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को यूज़ कर सकती है। एंड या फिर जो अनइशूड शेयर होते हैं कंपनी के पास, यदि वो अपने मेंबर्स को इशू करना चाहती है सो इस प्रीमियम अमाउंट को अप्लाई कर सकती है प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर को मीट आउट करने के लिए, कमीशन को, या फिर बोनस शेयर इशू हो रहे हैं या फिर अनइशूड शेयर को इशू कर रही है मेंबर्स को अपनी। और इसमें एक पर्पस और आपको देखने को मिलता है, जब कंपनी प्रेफरेंस शेयर को इशू करती है और उसका रिडम्पशन का जब टाइम हो जाता है, सो यदि वो रिडम्पशन आपका प्रीमियम वैल्यू पर हो रहा है, सो उस पर पे किए जाने वाला प्रीमियम का अमाउंट इस सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट से आपका डिडक्ट होता है। माने जो भी रिडम्पशन पर प्रीमियम कंपनी दे रही है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, तो उस अमाउंट को सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट से मेंटेन करती है कंपनी। सो इसके जो है सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अमाउंट का यूज़ कंपनी को बहुत ही ध्यान से करना होता है और रूल्स रेगुलेशन इसके लिए बहुत बने हैं, उसको फॉलो करते हुए कंपनी सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को अप्लाई करती है। या इनके जितने भी अमाउंट होते हैं कहाँ कहाँ यूज़ करना है, जो जितने भी स्पेशल पर्पस बनते हैं उन सभी के लिए कंपनी इसको यूज़ करती है। चलिए अभी इसका सेकंड केस देख लेते हैं। इफ़ द अमाउंट ऑफ प्रीमियम हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड ऑन फॉरफिटेड शेयर आइदर होली और पार्शियली, जब कंपनी को प्रीमियम का अमाउंट नहीं मिला रहता है, सो इस केस में कंपनी सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को डेबिट करती है। ये बहुत ही मैंडेटरी कंपनी के लिए हो जाता है इस अकाउंट को डेबिट करना, क्योंकि इस केस में जो भी लॉसेस हो रहे हैं, जो प्रीमियम नहीं मिला है, उनके लॉसेस को जो है सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट से मेंटेन करना होता है कंपनी को, सो इसलिए इसे डेबिट करना पड़ता है। अब यहाँ पर हम लोग एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ए लिमिटेड कंपनी है, इशूड 3000 शेयर ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। अब यहाँ पर जो शेयर है इसको प्रीमियम पर इशू किया गया है 10% से, सो ₹1 इसका प्रीमियम का अमाउंट हो जाएगा। और इन सभी शेयर पर किस तरीके से कॉल्ड अप थे अमाउंट, ₹2 ऑन एप्लीकेशन, ₹2 ऑन अलॉटमेंट एंड ₹7 इंक्लूडिंग प्रीमियम, मीन्स कि इसमें प्रीमियम का अमाउंट भी इंक्लूड है। ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कॉल्ड अप थे। रवि हु इज़ ए होल्डर, रवि एक शेयर होल्डर है जिसके पास 800 शेयर हैं, हैज़ नॉट पेड द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, उसने फर्स्ट और फाइनल कॉल को नहीं पे किया। हैंस हिज शेयर हैव बिन फॉरफिटेड, और इसी वजह से उसके शेयर को क्या किया, कंपनी ने फॉरफिट कर लिया। एंड हैव बिन रीइश्यूड एट ₹9 पर शेयर। अब उसी शेयर को जितने फॉरफिटेड किए गए थे उसी शेयर को ₹9 पर शेयर के हिसाब से फिर से रीइश्यूड कर दिया गया। व्हाट अमाउंट विल बी द ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, तो कैपिटल रिजर्व में क्या अमाउंट ट्रांसफ़र किया जाएगा,
सबसे पहले कंपनी को यहाँ पर देख लेते हैं कि कितना रिसीव हो रहा है। 2 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन, 2 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट, बिकॉज उसने सिर्फ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को पे नहीं किया है। सो यहाँ पर 4 रुपीज़ कंपनी को मिल रहे हैं और यहाँ पर 800 शेयर उसके पास थे। सो फॉरफिटेड अमाउंट निकल जाएगा, 3200 हो जाएगा। ये आपका क्रेडिट अमाउंट हुआ। जब आप कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट में देखते हैं फॉरफिटेड का जितना भी इंट्रीज की जाती है, सो उसमें आपका शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट एंड शेयर अनपेड कॉल, जितने भी अनपेड अमाउंट होते हैं फर्स्ट कॉल पर या सेकंड कॉल पर उसे क्रेडिट करना पड़ता है। सो ये क्रेडिट बैलेंस आपका फॉरफिटेड अमाउंट का। एंड यहाँ पर जितने रीइशूड किए जाते हैं, सो कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है, 10 रुपीज़ है, माइनस करेंगे 9 रुपीज़ पर शेयर। जो रीइशूड की वैल्यू है डिफरेंसेस आ जाएगा आपका 1 रुपीज़। ये जो 1 रुपीज़ है ये कंपनी को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है रीइशूड पर। सो इस लॉस को यहाँ से जो जितने भी फॉरफिटेड अमाउंट कंपनी को मिले हैं उनसे एडजस्ट किया जाएगा। सो 1 रुपया यहाँ पर लॉसेस का अमाउंट है, 800 शेयर है, यहाँ पर 800 हो जाएगा लॉस का अमाउंट, जो कि डेबिट बैलेंस होता है फॉर फ्यूचर अकाउंट का, डेबिट बैलेंस ऑफ फॉर फ्यूचर अकाउंट एट द टाइम ऑफ री इशू। एंड जितना क्रेडिट बैलेंस एट द टाइम ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर, सो उसमें से क्या करेंगे, डिडक्ट कर लेंगे जो आपका अमाउंट लेफ्ट होगा 2400, यही आपका कैपिटल रिजर्व का अमाउंट होगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। ऐसे ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब इसका वर्किंग नोट्स भी हम लोग देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन को इजीली कैलकुलेट करने के लिए आप वर्किंग नोट्स बना सकते हैं। शेयर कैपिटल अमाउंट को किस तरीके से निकालना है, जितने नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट किए जा रहे हैं और जितनी कॉल्ड अप वैल्यू है उनसे मल्टीप्लाइड करके आप इसका टोटल शेयर कैपिटल का अमाउंट निकाल सकते हैं। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का भी उस तरीके से अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा और शेयर फॉरफिचर का अमाउंट अभी आप सब ने देखा ही कि किस तरीके से यहाँ पर निकला है। 2 रुपीज़ एप्लीकेशन पर था, 2 रुपीज़ अलॉटमेंट पे था। सो 4 रुपीज़ के हिसाब से यहाँ पर निकाल लेंगे फॉरफिटेड का अमाउंट। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल जो अनपेड अमाउंट है इंक्लूडिंग प्रीमियम, उसको भी कैलकुलेट कर लेंगे। कैपिटल रिजर्व, आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए कैपिटल रिजर्व अमाउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ सब आप देख रहे हैं कि फॉरफिटेड अमाउंट है ये, नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर, नंबर ऑफ रीइशूड। इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए एंड जो लॉसेस का पोर्शन है उसको माइनस करके ये जो अमाउंट आपका आएगा ये कैपिटल रिजर्व का अमाउंट होगा। कंपनी को जितने भी लॉसेस होते हैं रीइशूड पर, उसे उस लॉसेस को शेयर फॉरफिचर अकाउंट से एडजस्ट किया जाता है और इसीलिए इसको डिडक्ट करने के बाद ही जो अमाउंट लेफ्ट होता है उसे कंपनी कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती है। अब यहाँ पर तो आपका देख लिया, ये MCQ पैटर्न पे था, इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ राइट वन है। कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट में AB लिमिटेड का हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। सो AB लिमिटेड के बुक्स ऑफ अकाउंट में इसी फॉरफिचर के रिगार्डिंग क्या क्या इम्पॉर्टेंट एंट्रीज ओपन की जाएगी उसको हम लोग देखेंगे एक बार। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंपनी 800 शेयर का फॉरफिचर कर रही है और 10 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से कॉल्ड अप थे। सो यहाँ पर डेबिट अमाउंट बन जाएगा आपका 8000। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को डेबिट करना था क्योंकि प्रीमियम के केस में फॉरफिचर हुआ है और कंपनी को मिला नहीं है, तो एक तरीके से ये लॉसेस का अमाउंट है, ये लॉसेस एक तरीके से कंपनी को हो गया। सो ये डेबिट करना पड़ेगा 800 यहाँ पर। 800 यहाँ पर क्यों आ रहा है, क्योंकि 1 रुपया प्रीमियम का अमाउंट था इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और 800 शेयर थे। सो मल्टीप्लाई करके आपका ये अमाउंट भी बन जाएगा। 2 शेयर फॉरफिचर अकाउंट जितना कंपनी को मिला है, रिसीव हुआ है, 2 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन, 2 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट। सो यहाँ पर 4 रुपीज़ कंपनी को रिसीव हो रहे हैं। 800 शेयर से मल्टीप्लाई करके इसका अमाउंट भी आप क्रेडिट अमाउंट निकाल लेंगे। ओके, उसी तरीके से जो अनपेड अमाउंट है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल्स पर 7 रुपीज़ कॉल्ड अप थे 800 शेयर पर, उसको भी आप मल्टीप्लाई करके इसका भी अमाउंट निकाल देंगे। इन दोनों ही अकाउंट को कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट जो है डेबिट होगा। यहाँ पर रेफरेंस भी आप लिख सकते हैं, बीइंग 800 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 पर शेयर फॉरफिटेड, मीन्स कि 800 शेयर का फॉरफिचर 10 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से हुआ है। ये हो गई आपकी फर्स्ट इम्पॉर्टेंट एंट्री। एंड जो सेकेंड एंट्री होती है वो रीइशूड की होती है। जब कंपनी रीइशूड करती है उन्हीं फॉरफिटेड शेयर को,
सो कंपनी को यहाँ पर क्या होता है, रिसीव होता है। और यहाँ पर कॉल्ड अप वैल्यू 9 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से थी और 800 शेयर को रीइशूड किया जा रहा है। सो इसका भी अमाउंट आप कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। और जो लॉस का पोर्शन है वो भी डेबिट होगा। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टोटल जितने शेयर हो रहे हैं फॉर रीइशूड एंड कितनी कॉल्ड अप वैल्यू से हो रहे हैं उनको आप बना लेंगे यहाँ पर क्रेडिट अमाउंट। ये और ये अमाउंट इक्वल होने चाहिए। बीइंग 800 फॉरफिटेड शेयर ऑफ ₹10 पर शेयर फुल्ली पेड रीइशूड एट 9 पर शेयर, यहाँ पर रेफरेंस भी आप लिख सकते हैं जिससे समझ में आए कि किस तरीके से रीइशूड कितने अमाउंट पर किया गया, एक तरीके से इसका रेफरेंस हो जाता है। तो ये सेकेंड इम्पॉर्टेंट एंट्री हो जाती है कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट में। अब यहाँ पर जो थर्ड मोस्ट एंट्री है वो आपकी कैपिटल रिजर्व अमाउंट की जो ट्रांसफ़र करती है आफ्टर मेकिंग लॉसेस, ये थर्ड एंट्री हो जाती है फॉरफीचर के केस में। शेयर फॉरफीचर अकाउंट को डेबिट करना पड़ता है टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, यानी कि ट्रांसफ़र की ये एंट्री है आपकी। सो ये जो अमाउंट है अभी हम लोगों ने वर्किंग नोट्स में देखा था कि जो ये लॉस का पोर्शन आपका है उसको डिडक्ट करने के बाद आया है। मीन्स कि कंपनी को जितना रिसीव हो रहा था फॉरफिटेड अमाउंट में से आपको ये लॉस का पोर्शन डिडक्ट करना है एंड जो लेफ्ट अमाउंट है विल बी ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व अकाउंट। सो क्वेश्चन में आपका कैपिटल रिजर्व अकाउंट को ही पूछ रहा है कि कितने अमाउंट से ट्रांसफ़र करना है भाई कंपनी को। सो आपने उसको कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं जितने शेयर को फॉरफिटेड किया गया था उतने ही शेयर को रीइशूड कर दिया जा रहा है। सो ये बहुत ही सिंपल केस है। इसमें आप शेयर फॉरफिटेड अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस है अभी हमने इसको डिस्कस भी किया था। अब यहाँ जनरल एंट्रीज से भी आप क्लियर कर सकते हैं। फॉरफिटेड अमाउंट में से आपको लॉस का पोर्शन जो है यहाँ पर जो डेबिट बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड अमाउंट है उसको डिडक्ट करने पर ये कैपिटल रिजर्व अमाउंट आ जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो क्रेडिट हुआ है एट द टाइम ऑफ री इशू फॉरफिटेड अमाउंट 3200 में से आपको लॉस का पोर्शन घटा देना है 800। सो आपका ऐसे भी कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट हो जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक है, आप यूज़ कर सकते हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम काफ़ी कम होता है। इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी को एप्लीकेशन अमाउंट मत बनाइए, अलॉटमेंट का है मत बनाइए, डायरेक्ट आप कर सकते हैं। बस आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि कंपनी को कितना मिल रहा है फॉरफिटेड शेयर पर, उस अमाउंट को टोटली आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। और साथ ही जो लॉस का पोर्शन होता है आपको पता ही है कि लॉस का अमाउंट डेबिट होगा। सो ये डेबिट अमाउंट को क्रेडिट अमाउंट में से डिडक्ट करिए। यदि आपका जितना भी फॉरफिटेड शेयर जो हो रहा है उन सबको रीइशूड कर दिया जा रहा है, उस केस में आप ये शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। यदि पार्शियली रीइशूड हो रहा है तब आप कैपिटल रिजर्व अकाउंट को कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला पिछले वीडियो में हमने बताया था उसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इम्पॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आप डेली एमसीक्यू की प्रैक्टिसेस भी कर सकते हैं अपकमिंग सीयूईटी बीकॉम एंड एमकॉम टेस्ट के लिए। ऐसे ही हम मिलते रहेंगे इम्पॉर्टेंट लेक्चर के साथ, एमसीक्यू डिस्कशन भी करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपने अच्छे से स्टडी करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।